हेलो फ्रेंड्स, योगिता के लॉ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग फिर से आपके लिए एक केस लेकर आए हैं जिसका नाम है नीलेश वर्सेस स्टेट। ये जो केस है ये दो सेक्शंस हैं यहाँ पर। एक है 498 ए एंड 406 ऑफ आईपीसी। अगर मैं 498 ए की बात करूँ तो ये क्रुएल्टी से रिलेटेड है, और 406 की बात करूँ तो ये सीबीटी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। आज के टाइम में बीएनएस के अंदर ये सेक्शन 85 है 498 ए, और 406 जो है वो 316 है बीएनएस के अंदर। यहाँ पर बात करें तो ये क्या कहता है? आफ्टर नथिंग दैट द मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज हैड बीन एमिकेबली रिजॉल्व। हो सकता है तो दो पार्टीज हैं, इनकी शादी हो रखी है, आपस में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स था दोनों के बीच में, जो इन्होंने आउट ऑफ कोर्ट या तो सेटल कर लिया है या फिर डिस्कस करके सेटल कर लिया। पढ़ लेते हैं आगे। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट हस्बैंड एंड वाइफ हैड सेटल देयर डिफरेंसेस बिफोर द फैमिली कोर्ट। वही बात आ गई ना कि हस्बैंड और वाइफ ने दोनों ने मिलकर फैमिली कोर्ट से पहले ही अपने जो भी बीच के डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व कर लिया है या सेटल कर लिया है। ऑब्टेन अ डिग्री ऑफ डाइवोर्स, जब डाइवोर्स की डिग्री मिली, एंड द एग्रीड सेटलमेंट अमाउंट ऑफ 5.20 लाख हैड बीन फुली पेड। जब डिग्री हुई डाइवोर्स की तो उस टाइम पे जो एलुमनाई अमाउंट है या सेटलमेंट अमाउंट है वो कितना एग्री हुआ? 5,20,000। emphasizing that continuation of criminal proceeding would अमाउंट टू एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ। इसमें जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। द कोर्ट रिटेड दैट डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ मैट्रिमोनियल डिस्कॉर्ड डिजर्व अ क्वाइट्स वंस पार्टीज रीच अ वॉलेंट्री सेटलमेंट। उन्होंने वॉलेंट्री सेटलमेंट किया। रिलाइंग ऑन कंसिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट, द कोर्ट हेल्ड दैट इनहेरेंट पावर कैन बी एक्सरसाइज टू क्वैश इवन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस टू बी सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस। इस केस के अंदर जो भी एफआईआर हुई, जैसे कि 498 के अंदर एक जो वाइफ है वो हस्बैंड के अगेंस्ट में या हस्बैंड वाइफ के अगेंस्ट में एफआईआर कराता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रुएलिटी, तो उसको क्या करना पड़ेगा? क्वैश कराना पड़ेगा। जो हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर है जिसको क्वैशिंग बोलते हैं, उसमें क्या है? नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, जो भी इसके अंदर नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं उनको जाके क्वैश कराना पड़ेगा। पढ़ लेते हैं हिंदी में भी। 498 ए और 406 आईपीसी के तहत ये देखते हुए कि पार्टियों के बीच वैवाहिक विवाद सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझ गया था, कोर्ट ने पाया कि पति और पत्नी ने फैमिली कोर्ट में अपने मतभेद को सुलझा लिए थे और तलाक की डिग्री प्राप्त कर ली थी, और 5,20,000 तय की गई सेटलमेंट राशि का पूरा भुगतान कर दिया गया था। इस बात पर जोर देते हुए कि आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, है ना भाई? अब जब मियाँ बीवी में सेटलमेंट हो गई, सब चीजें खत्म हो गई, अब उस टाइम पे जो भी आपराधिक कार्यवाही या मार पिटाई या फिर दहेज के लिए धमकाना, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, किसी का विश्वास तोड़ना, इस बात पर जो भी एफआईआर उस टाइम पे हुई होंगी, तो कोर्ट ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट के लगातार फैसलों पर भरोसा करते हुए कोर्ट ने कहा कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए गैर समझौते योग्य अपराधों को भी रद्द करने के लिए अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। उसी में एक पावर है क्वैश की, जिसमें कि अ, जाके कैंसिल कराई जा सकती है। चलिए अब हम इसका केस पढ़ लेते हैं कि ये केस है क्या, जजमेंट क्या दी होगी जज साहब ने इसके ऊपर। तो जज साहब ने इसके ऊपर जो जजमेंट दी है वो क्या है, एक बार अब इसको देखेंगे हम। हम्म, क्या जजमेंट है पहली? ये जो केस है ये कहाँ का है? ये दिल्ली हाई कोर्ट न्यू दिल्ली का केस है। नीलेश कुमार सिंह वर्सेस, यहाँ पर है नीलेश कुमार सिंह। अरे यार क्या हो गया भाई? नीलेश कुमार सिंह इसमें पिटिशनर है और द स्टेट की तरफ से रिस्पोंडेंट है, स्टेट रिस्पोंडेंट है इस केस में, जिसमें जवाब दिया जाएगा। क्या कोरम है यहाँ पर? ऑनरेबल जस्टिस रविंद्र जी हैं यहाँ पर, जिन्होंने अपनी जजमेंट में लिखा है। क्या है ये पिटीशन जो है ये बेसिकली क्वैश के लिए फाइल हुआ था। सेक्शन 528 इनहेरेंट पावर ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर है ये। इसके अंदर जो जो सेक्शन थे वो कौन से थे? 498 ए, 406 एंड 34। 498 ए की बात करें जो आज के टाइम में 85 है, जो कि क्रुएलिटी से रिलेटेड है।
ठीक है जी। उसके बाद अगर 406 की बात करें, जो कि क्या है, सीबीटी है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आज के टाइम में 316 है। और यहाँ पर कॉमन इंटेंशन की बात की गई है 34, है ना, कि कॉमन इंटेंशन क्या था, वो सब चीजें इसका सेक्शन बता देंगे। प्रोसीडिंग एनमेंटिंग देयर फॉर द बेसिस ऑफ सेटलमेंट बिटवीन द पार्टी, ये जो प्रोसीडिंग है ना, ये प्रोसीडिंग क्या थी कि पार्टी के बीच में सेटलमेंट हो गया केस को लेकर, उनके बीच में जो भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स थे उसको लेके सेटलमेंट हो चुका है। अब यहाँ पर क्या है, फैक्चुअल मैट्रिक्स पे अगर बात की जाए, गिविंग राइज टू इंस्टेंट केस इज दैट द मैरिज बिटवीन पिटिशनर 1 एंड रिस्पोंडेंट 2, कंप्लेनेंट वाज सोलोमनाइज्ड 19/4/2018 में शादी हुई, हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग हुई, चाइल्ड वाज बोर्न आउट, बच्चा पैदा हुआ, अकाउंट ऑफ टेम्परामेंटल डिफरेंसेस आए दोनों के बीच में, जैसे कि हो सकता है कि दोनों के दिमाग या सोच नहीं मिल रही थी, दैट्स वाई दोनों ने मिलकर सेपरेट होने का डिसीजन लिया, कब, 2020 में। क्या बात है, हाय हाय, अच्छा हमने शादी की। एज पर एवरमेंट मेड इन एफआईआर हुई, रिस्पोंडेंट नंबर 2 वाज सब्जेक्ट टू फिजिकल एंड मेंटल हरासमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डाउरी डिमांड बाय द पिटिशनर। आ गई ना बात। क्या हुआ कि एफआईआर हुई, रिस्पोंडेंट ने, उनकी वाइफ ने एफआईआर करी, उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे फिजिकली और मेंटली हरास करते हैं और क्या मांगते हैं, दहेज मांगते हैं। 295 पिटिशनर 2019 में एफआईआर लॉन्च हुई, कहाँ पर और किस किस सेक्शन के अंडर हुई, ये सेक्शन सारे एफआईआर में जो कि पिटिशनर के अगेंस्ट में चार्ज में लगाए गए थे। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर पैरा में जज साहब क्या बोलते हैं कि कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग, पार्टीज ने जो भी डिस्प्यूट्स हैं, वो जो काउंसलिंग सेल होता है जिसको हम लोग अपना मीडिएशन सेंटर बोलते हैं, फैमिली कोर्ट, 30,000 कोर्ट, टर्म्स ऑफ सेटलमेंट वर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ सेटलमेंट डेट पे सेटल हो गया कि ठीक है, दोनों एक दूसरे सेटलमेंट करते हैं और कुछ दोनों के बीच में किसी एक एलुमनाई अमाउंट पे सेटलमेंट हो गया। पिटिशनर नंबर 1 रिस्पोंडेंट 2 ऑब्टेन डाइवोर्स, और डाइवोर्स भी हो गया 2024 में। 2020 में एफआईआर हुई, 2024 में डाइवोर्स हुआ, 4 साल बाद डाइवोर्स हुआ। तो अगर कभी कभार ऐसा होता है कि कोई वीडियो अगर क्लाइंट के पास भी पहुंच जाए तो वो भी अपने दिल को थाम के रख ले कि हाँ, टाइम लगता है यार। एंड द पिटिशनर नंबर 1 हैड पेड द एंटायर सेटलमेंट अमाउंट ऑफ कितना, 5,20,000 रुपए, हस्बैंड कहता है ठीक है ले लो, और रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो है वो सेटल करती है, ठीक है भाई, ओके डन। तो सेटलमेंट डेट 10/11/2022 में सेटल हो जाता है और 5,20,000 के 20 पे एलुमनाई अमाउंट, जो भी सेटलमेंट अमाउंट है वो दे दिया जाता है, फुली पेड है। अब पैरा नंबर 5 में क्या लिखते हैं जैसा, कहते हैं कि जो पार्टीज हैं वो फिजिकली प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट, दे हैव बीन आइडेंटिफाई द रिस्पेक्टिव काउंसलिंग एज वेल एज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एसआई सविता सोलंकी, जो है उनके बीच, उनकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछा जाता है कि क्या क्या हुआ, पार्टी ने सेटल किया, क्या चीजें थी, सब पूछा, पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कोर्ट में आती है, आइडेंटिफाई किया जाता है उसको, आइडेंटिफाइड है वो रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन। रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो है वो भी एमिकेबली सेटल विद द पिटिशनर के साथ सेटलमेंट के लिए तैयार है, बिना किसी फोर्स, फियर, कॉरिजन के तहत। जो भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में रिस्पोंडेंट नंबर 2 है, जो भी सेटलमेंट होती है उसमें लिखा जाता है कि जो पत्नी है उस पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं डाला गया, इसलिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो जो भी एफआईआर वाइफ ने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में कराई थी, वो सारी की सारी क्या हो जाती है, क्वैश हो गई। क्या हो गई, क्वैश हो गई, पिटिशनर के अगेंस्ट जो कराई गई थी। अब यहाँ पर पैरा नंबर 7 में जैसा क्या बोलते हैं कि इन व्यू ऑफ सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज, एडिशनल पीपी अपेयरिंग फॉर द स्टेट, स्टेट की तरफ से पीपी साहब जाते हैं, उनको भी इस चीज में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो पिटीशन क्या है, सॉरी, जो भी एफआईआर हुई थी वो सारी की सारी क्वैश कर दी जाती है। तो ये बेसिकली क्वैशिंग पिटीशन के सपोर्टिंग जजमेंट है कि कैसे क्वैशिंग लगानी क्यों जरूरी है, कि जब एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग, मैट्रिमोनियल केस में अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलती है तो वो सारी की सारी क्वैश करानी पड़ती है, ताकि फर्दर जो पिटिशनर है या जिसके अगेंस्ट में एफआईआर हुई है वो परेशान ना हो और कोर्ट भी अननेसेसरी का बर्डन ना रखे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ एमिकेबल सेटलमेंट डिस्प्यूट, तो उन्होंने यहाँ पर रेफरेंस दिया किसका, रंगप्पा वर्सेस स्टेट का, कर्नाटका का रेफरेंस दिया, जितेंद्र रघुवंशी के केस का रेफरेंस जज साहब ने लिया कि ऐसे ऐसे दो केसेस के अंदर भी जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग थी इन मैट्रिमोनियल केसेस में, वहां पर भी क्वैश हुआ था। पैरा नंबर 9 में बात करते हैं किसकी, इनहेरेंट पावर की, जो कि 482 में था, पहले आए क्या बोलते हैं उसको, बीएनएस के, सॉरी, सीआरपीसी के अंदर एक्सरसाइज करते हैं एंड ऑफ जस्टिस को, अब्यूज प्रोसीडिंग कोई भी प्रोसेस कोर्ट के अंदर ना चले, इसलिए जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं वो एमिकेबली सेटल हो गए, सारी कंसर्न को देखते हुए
जो पार्टीज हैं उन्होंने सेटल कर लिया, तो कोर्ट कहती है कि दोबारा से किसी तरह के मैट्रिमोनियल में डिस्प्यूट अराइज ना हो। दैट्स व्हाई वो यहाँ पर इस केस का हवाला देते हैं कि बीएस जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ताकि कल को दोबारा कोई दिक्कत ना आ पाए। इसलिए वो सारी चीजों को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं अपने एंड पर। पैरा नंबर 10 की बात क्या की जाती है, इन व्यू ऑफ अबव फैक्ट ऑफ द पार्टीज रिजॉल्व द डिफरेंसेस ऑन फ्री विल के हिसाब से सब कुछ रिजॉल्व हो गया, किसी तरह का कोई धमकी नहीं दी, किसी तरह का कोई मतलब ऐसा नहीं बोला गया कि आप जबरदस्ती साइन करो। तो उन्होंने कहा कि एफआईआर जो है वो परसुएंट की जा सकती है क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पर पैरा नंबर 11 में क्या बोला गया कि पिटीशन इज अलाउड। अब जो क्वेश्चन पिटीशन लगी थी वो क्या हो गई, अलाउ हो गई। एंड 10/9/2019 में रजिस्टर पीएस ख्याला पुलिस स्टेशन होगा। 498 है, 406/34 ऑल अदर कॉन्सिक्वेंशियल प्रोसीडिंग जो है वो सारी की सारी अब उस पर्सन के ऊपर नहीं है, खत्म हो गई। जितनी भी एफआईआर रजिस्टर थी वो सारी की सारी जो है खत्म कर दी हाई कोर्ट के द्वारा, एंड डिस्पोज ऑफ कर दिया मैटर। तो ये एक क्वैशिंग से रिलेटेड जजमेंट था जो दिल्ली हाई कोर्ट का था, दिसंबर 12 2025। बहुत टाइम बार ऐसा होता है कि मैट्रिमोनियल केसेस में समथिंग एफआईआर्स बहुत ज्यादा हो जाती है, बट लोग क्या करते हैं, डाइवोर्स ले लेते हैं, उसके बाद जो उनकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं उनका ट्रायल उन पे चलता रहता है। तो ये ना चले, तो उससे सेफ्टी के लिए यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन कराना जरूरी होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि टॉपिक रेलिवेंट है तो प्लीज हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।